आपकी तरफ से भी इजाजत है ना? जी, कैफेड आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा है 94। इसमें एक तो हमने जो प्रीवियसली आईटी के चैप्टर में अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है उसके पास्ट पेपर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद कुछ नए कंसेप्ट डिस्कस करेंगे हम। ऑडिटिंग अराउंड कंप्यूटर, ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर क्या होती है, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का कंसेप्ट, और फिर टेस्ट डाटा एंड ऑडिट सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट। 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं। ये जनरल है, ये भी जनरल है, ये स्पेसिफिक है, लेकिन इसका तकरीबन 80% पहले आप कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए बज़ाहिर दिखने में शायद ये चीज़ें आपको जब अभी देखेंगे तो आपको लग रहा होगा शायद 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ज़्यादा है, लेकिन जब आप इसकी रीडिंग करेंगे ना आपको खुद एहसास हो जाएगा कि इसमें कोई एक तो नई चीज़ें बहुत कम है और दूसरा ये इजी लर्निंग ऑब्जेक्टिव। हाँ, आज के लेक्चर के बाद जो आपने केस स्टडीज करनी है ना खुद से वो ये 4 केस स्टडीज मैंने सेलेक्ट किया और ये बड़े छानबीन करके सेलेक्ट किए वॉल्यूम 2 में से 1, 6, 9, 10। ये जिस स्टूडेंट ने ये 4 केस स्टडीज अटेम्प्ट कर ली और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देख के समझ लिया, अगर कोई समझ नहीं आया 50% तक उसने खुद से अटेम्प्ट कर लिया, 50% समझ नहीं आया, सॉल्यूशन देखा समझ आ गया, वो आईटी का चैप्टर पार है उसका जिसने इसको समझ लिया। ठीक है, इंशाल्लाह उसका एग्जाम का क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाएगा। अगर आप आज का लेक्चर्स अच्छे तरीके से सुन लेते हैं, खासतौर पे आज के लेक्चर में जो क्वेश्चंस होंगे वो, और फिर ये जो केस स्टडीज होंगी ये अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका एग्जाम का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। लेकिन बहरहाल हमने बाकी टॉपिक्स भी इस चैप्टर में से कवर करने हैं जो कि लेस इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली, लेकिन बहरहाल उनमें से क्वेश्चन पूछ सकता है। खास तौर पे एक और पूछता होता है सिस्टम लॉग्स को डिफाइन करना और उसकी एग्जांपल्स देनी होती है, ये 3-4 दफ़ा उसने पूछा हुआ है। स्टार्ट करें जी आज का। तो पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव की बजाय चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और जरा बुक्स को बंद कर दें, मैं आपका नॉलेज टेस्ट करना। बुक्स को बंद कर दें, बंद कर दें। बहुत पढ़ लिया आपने, बहुत पढ़ लिया, अब और नहीं, बंद कर दें इसको थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के बंद कर दें, बंद कर दें। अब मैं जिससे क्वेश्चन पूछूंगा ना वही बताएगा। पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन जनरल आईटी कंट्रोल्स एंड एप्लीकेशन कंट्रोल्स। जनरल आईटी कंट्रोल्स और एप्लीकेशन कंट्रोल में फर्क बता दीजिए, बता दें, मेहरबानी बता दें। मैं आपको इतनी चीजें बताता हूँ, आप मुझे एक चीज भी नहीं बता सकते। ये मेरा भाई मुझे बताएगा। हाँ, चुपके चुपके से ऐसे नीचे देख रहा था मेरा भाई। बताया जनरल कंट्रोल, आईटी कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल पे 2 हरफी बात बता दें, टेक्निकल लैंग्वेज में ना बताएं चाहे, क्योंकि अभी आपने याद नहीं किया होगा लेकिन पढ़ा और समझा होगा ना। ओवरऑल कंट्रोल्स को देखते हैं और एप्लीकेशन में अंडरऑल कंट्रोल्स को देखते हैं। Which relates to many application are effective functioning specific ये अल्फाज इस्तेमाल करें ना। बताइए कौन से वाले कंट्रोल्स है जो मैनी एप्लीकेशंस को इफेक्ट करते हैं, जो इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल को इंश्योर करते हैं, और जो स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे होते हैं, एप्लीकेशन कंट्रोल्स होते हैं। नहीं याद करके आए, नहीं याद करके आए। बताइए जनरल कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल में क्या फर्क है? अभी जो मैंने बताया वही बताते हैं भाई, बताते। ओवरऑल यार, ओवरऑल कौन सिखा गया आप? वो समझाते हुए शायद मैंने भी बोल दिया, लेकिन आपको बताया कि लिखते हुए जो डेफिनेशन वगैरह होती है ना, वो आपने उन्हीं अल्फाज के साथ लिखनी होती है। मैनी एप्लीकेशंस, चलो और कुछ भी ना सही, मैनी एप्लीकेशन, स्पेसिफिक एप्लीकेशन, ये 2 अल्फाज तो लिख ही देना, और इफेक्टिव फंक्शनिंग वाला पॉइंट भी लिख दे। आल्सो गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच टाइप ऑफ कंट्रोल। कॉर्नर वाले भाई, ईच कंट्रोल अपनी मर्जी का उठा लें। जनरल आईटी कंट्रोल उठाना है कि एप्लीकेशन कंट्रोल? अपनी मर्जी का उठाएं। एप्लीकेशन कंट्रोल्स 2 एग्जांपल्स बता दीजिए। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट,
मास्टर फाइल एंड स्टैंडिंग डाटा, गलत। बताया था कैटेगरीज और चीज है, एग्जांपल्स और चीज है, वही गलती की आप। ओके ओके ओके, नहीं वो कह रहे सर मैं पहचान गया, जी जी अगली अटेम्प्ट आए। नहीं नहीं जवाब देने की अगली अटेम्प्ट। हाँ जी, लिमिट टेस्ट, रेंज टेस्ट, सीक्वेंस टेस्ट। सीक्वेंस टेस्ट बता दे क्या होता है, एक्सप्लेन भी तो करेंगे ना, बताएं। हाँ जी, उसने सही कहा है। सीक्वेंस टेस्ट उन्होंने बताया कि एप्लीकेशन कंट्रोल की एक एग्जांपल है, हमने मान लिया। सीक्वेंस टेस्ट को डिस्क्राइब कर दीजिए, इसमें चेक क्या करते हैं? जो डाटा होता है सीक्वेंस में होता है, न्यूमेरिक डाटा को चेक करना कि वो सीक्वेंशली ऑर्डर में है कि नहीं है। याद कब करेंगे, समझ तो लिया आपने, याद कब करेंगे? और दूसरी एग्जांपल क्या बताई थी इन्होंने? रेंज टेस्ट। रेंज टेस्ट में क्या होता है? इसमें देखा जाता है कि हमारा डाटा प्री डिफाइंड रेंज के अंदर ही आ रहा हो, उससे एक्सीड ना कर रहा हो। रेंज टेस्ट की कोई एग्जांपल दे दीजिए, कहाँ इस्तेमाल करेंगे? ये बार भाई, और रेंज टेस्ट किधर इस्तेमाल, किस एप्लीकेशन में इस्तेमाल करेंगे रेंज टेस्ट? वहाँ पेरोल में। कैसे? क्योंकि सैलरी मिनिमम या मैक्स एक्सीड ना हो। और कहाँ यूज कर सकेंगे? इन्वेंट्री में, कि वो मिनिमम से कम ना हो, और अगर हो तो पता चल जाए। सेल प्राइस चेंज ना हो। सेल प्राइस तो फिक्स होती है, सेल प्राइस में कौन सी रेंज होती है? सेल्स में क्रेडिट लिमिट के साथ, कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्रेडिट लिमिट से एक्सीड, बट ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने बताया ये एप्लीकेशन कंट्रोल। अब जनरल कंट्रोल की एग्जांपल्स बताएं। मैं बताऊं जनरल कंट्रोल की? कंट्रोल्स ओवर एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ आईटी सिस्टम, कंट्रोल्स ओवर चेंजेस टू प्रोग्राम, कंट्रोल। अच्छा, ये कैटेगरीज हैं। अच्छा तो चले, कोई एक कैटेगरी मुझे बता दें जिसकी एग्जांपल सुनना चाहते हैं। एक मिनट है, कोई एक कैटेगरी बताएं जी। कंट्रोल्स ओवर डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन ऑफ आईटी सिस्टम, कोई से दो कंट्रोल्स बता दें एग्जांपल। ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, पूरी बात बिफोर, और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, बिल्कुल ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलें, पहले क्वेश्चन पे इतना टाइम लगा दिया आपने, ये 2 घंटे में जाएगा लेक्चर मुझे लगता है। बी, डिस्कस द इफेक्ट ऑन एप्लीकेशन कंट्रोल्स वेयर जनरल आईटी कंट्रोल्स आर इनइफेक्टिव। कोई नहीं बताएगा, एंड वाले भाई। नहीं, हाँ गलत। जनरल आईटी कंट्रोल्स अगर इनइफेक्टिव है तो एप्लीकेशन कंट्रोल की एक्सटेंड ज्यादा कर देते हैं, वो परफॉर्म ही नहीं करते। सही बता रहे थे भाई, सही कह रहे। जब जनरल कंट्रोल्स इनइफेक्टिव होंगे, एप्लीकेशन कंट्रोल्स को टेस्ट ही नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली पता है फारिग है। ठीक है, विंडो खराब है अगर आपकी, आप एक्सेल के ऊपर काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, करने की जरूरत भी नहीं है। पहले विंडो ठीक करें, बाद में देखें एक्सेल सही चलती कि नहीं। इसमें कोई प्रॉब्लम? 11, specify any 4 main categories of general control that an auditor would expect to find in a computer based information system. 4 main categories of general controls. 1 मिनट ठहरिए जी मेरे भाई, आप ये बताएं कि किससे पूछूं, किससे पूछूं, जल्दी से बताएं, टाइम ज़ाया नहीं कर। ये भाई, ये भाई, हाँ हलाइन है। कैटेगरीज बतानी है, 2 अल्फाज के ऊपर गौर, अगर इसके ऊपर गौर नहीं किया जवाब गलत हो जाएगा। एक जनरल कंट्रोल्स और दूसरा कैटेगरीज। बताइए, कंट्रोल्स ओवर डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन ऑफ आईटी सिस्टम, शाबाश। कंट्रोल्स ओवर डॉक्यूमेंटेशन एंड टेस्टिंग ऑफ प्रोग्राम चेंजेस, कंट्रोल्स टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट अनऑथराइज्ड चेंजेस। ये दोनों में फर्क बताया था ना, कि चेंजेस ऑथोराइज होनी चाहिए, उसके क्या कंट्रोल, और अनऑथराइज्ड चेंजेस को प्रिवेंट डिटेक्ट करना है। 3, करेक्ट वर्जन, एक्सेस कंट्रोल्स, और कंट्रोल्स ओवर मास्टर फाइल एंड स्टैंडिंग डाटा। नहीं, वो एप्लीकेशन का कंट्रोल था, कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन है, कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन। ये क्लियर?
चलिए आगे। अच्छा मुझे बताएं, सिर्फ कैटेगरीज की हेडिंग दे दें कि हल्का हल्का ऑब्जेक्टिव भी बता दें? ऑब्जेक्टिव भी बता देना चाहिए टू बी ऑन सेफ साइड। हाँ बिल्कुल, हल्की आंच में बिल्कुल। 12 लिस्ट 6 फिजिकल एक्सेस कंट्रोल ओवर एन आईटी सिस्टम। एक तो वो ना लॉक लैपटॉप को लॉक लगाना, फेंसेस, डोर लॉक, फिंगरप्रिंट। सीसीटीवी लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल नहीं है। एक मिनट, सीसीटीवी लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल है कि फिजिकल? फिजिकल, शाबाश। और क्या फिंगरप्रिंट कह रहे थे? फिंगरप्रिंट, अलार्म सिस्टम, शाब। और वो जो था बैजेस, आइडेंटिफिकेशन बैजेस, 6-7 बता दिए। क्लियर? सिक्योरिटी गार्ड भी हो सकता है, बिल्कुल। ले भैया मुझे लग रहा है कि मुश्किल क्वेश्चन आ गया। चार्न ट्रैवल्स इज ए टूर ऑपरेटर which provides airline ticket bookings, hotel reservations and customized tour packages. CT has recently implemented a software for maintaining its financial records. तो ठीक है, ऐसे करते हैं ना, फाइनेंशियल कार्ड सॉफ्टवेयर करते हैं। रिक्वायर्ड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स? जो कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करते हैं टू आवर डाटा, सिस्टम एंड डाटा। टेंजिबल एसेट्स नहीं, सिस्टम और डाटा। Briefly describe for logical access that CT should imply. Unique username and password और system log, antivirus, system log, removing account when employees leave। ये मुझे पसंद आया। और एक्सेस राइट्स, हाँ ये एक्सेस राइट्स बड़ा अच्छा कंट्रोल बताया। एक्सेस राइट्स पता है ना, स्टूडेंट को स्टूडेंट की एक्सेस मिले, टीचर को टीचर की एक्सेस मिले, एडमिन को एडमिन की एक्सेस मिले। अच्छा मुझे बताइए, आपके एलएमएस पे जब किसी स्टूडेंट को इनरोल किया जाता है, एक्सेस दी जाती है, ये क्या स्टूडेंट कर सकता है? स्टूडेंट सिर्फ अपना लॉगिन पासवर्ड शेयर कर सकता है, हाँ जी, इनरोल नहीं कर सकता किसी स्टूडेंट को। हाँ नहीं कर सकता। आप खुद सोचिए, अगर स्टूडेंट को एक्सेस राइट्स मिल जाए वो क्या करे? वो तो हाँ वो 500-500 200 में बेचेगा लेक्चर। हाँ जी, तो एक्सेस नहीं ना मिलता, ये एक्सेस राइट्स का फायदा। इसी तरह अगर टीचर को मिल जाए, हो सकता है वो फ्री बांट दे, मुझे पता है मुझे तो फिक्स सैलरी मिलनी है, चलो स्टूडेंट का भला होता हो जाए। लेकिन वो राइट्स किसके पास होता है? एडमिन, और होने भी उसी के पास चाहिए। जाहिर है कॉलेज की इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने जो भी करा तो होनी भी एडमिन। ये है एक्सेस राइट्स का कंसेप्ट। ए क्लियर? बी, डिस्क्राइब 4 कंट्रोल्स which CT may employ to reduce the possibility of disruption of operations। अभी आपने इसको डीकोड करना है कि कौन से वाली कैटेगरी पूछ रहा है, कौन सी वाली। सबसे अहम अल्फाज जिसे आपको पता चलेगा, डिसरप्शन ऑफ ऑपरेशंस। कहता है डिसरप्शन ऑफ ऑपरेशन से बचने के लिए कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस, यानी ये जनरल कंट्रोल की आखिरी कैटेगरी, छठी कैटेगरी। इसमें मेरा भाई मुझे 3 या 4 कंट्रोल्स बता दे, ये कॉर्नर वाले भाई। बैकअप कॉपी रखें, इंश्योरेंस करवा लें, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स विद थर्ड पार्टी। ये सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स और एग्रीमेंट्स विद थर्ड पार्टी में क्या फर्क है? सर्विस लेवल का मतलब है आफ्टर कोई प्रॉब्लम हो जाए, आफ्टर सेल सर्विस जैसे होता है, वो एग्रीमेंट होने चाहिए। कंप्यूटर जब खराब हो जाए उसे क्या आगे ठीक करो। और थर्ड एग्रीमेंट्स विद थर्ड पार्टी का मतलब क्या है? कि डिजास्टर हो जाए तो फिर, हाँ जी, जैसे अगर फर्ज कीजिए मिजान बैंक का डाटा किसी ने हैक कर लिया, अब वो चाहते हैं कि अपने सारे पासवर्ड भी चेंज करवाएं, अपने सारे अकाउंट होल्डर, और मीनवाइल सर्विसेज भी सस्पेंड ना हो। तो वो हो सकता है किसी दूसरे में फैसल बैंक वाले से कहें, सर आप हमें अपना सिस्टम थोड़ी देर के लिए यूज करने की इजाजत दें। या इसी तरह जो टेलीकॉम सर्विसेज हैं,
किसी एक सेक्टर में फर्ज कीजिए कि किसी एक कंपनी का टावर जो तबाह हो गया, वो उस इलाके में जो दूसरी कंपनी का टावर है उस पर अपनी सारी ट्रांसमिशन लाइन शिफ्ट कर लेगी कुछ अरसे के लिए। ये कंट्रोल्स क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या? ये तो नहीं है कि ये आईटी है, अक्सर हमारे आईटी से ताल्लुक है तो पता ही नहीं चल रहा, सर के ऊपर से तो सवाल नहीं ना गुजरे, समझ आ रही है ना? 14 While reviewing the system documentation of EWC Limited, you have noticed that appropriate program maintenance controls do not exist. प्रोग्राम मेंटेनेंस कंट्रोल्स कौन से होते हैं? ये मुझे थोड़ा सा डाउट में, मैं क्लियर नहीं हो पाया अभी, लेकिन उसने क्वेश्चन भी अभी खत्म नहीं किया। मुझे लग रहा है कि प्रोग्राम चेंजेस की शायद बात कर रहा हो मैं, लेकिन आगे मुझे अभी फिलहाल मुझे ये लग रहा है। आगे देखते हैं क्या कहता है। प्रिपेयर ए नोट फॉर द गाइडेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट टीम कवरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग द चेंजेस टू द प्रोग्राम। कवरिंग, ये उसने क्लियरली बता दिया, कंट्रोलिंग द चेंजेस टू द प्रोग्राम। इसमें सबसे अहम लफ्ज ये है जिसने डिकोड करवाया कि हमने क्या लिखना है। कह रहा है बताओ कंट्रोलिंग द चेंजेस। अच्छा मुझे बताइए, ये चेंजेस टू प्रोग्राम वाले कंट्रोल्स बताने हैं कि प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड, यानी जो हम खुद चेंजेस करना चाहते हैं उसके कंट्रोल बताने हैं, कि जो हैकर चेंजेस कर जाते हैं या हमारे एम्प्लॉइज अनऑथराइज्ड है वो बताने हैं जो हम खुद करते हैं। तो ये तो कंट्रोल्स ओवर प्रोग्राम चेंजेस वैसे ही हैं जैसे, कोई नहीं बोलेगा, कंट्रोल्स ओवर प्रोग्राम चेंजेस वैसे ही हैं जैसे। कौन से कंट्रोल्स? ये भाई मुझे बताएं, आपसे आगे वाले। हाँ जी, कंट्रोल्स ओवर, आपने फिल इन द ब्लैंक करना है। कंट्रोल्स ओवर चेंजेस टू प्रोग्राम, ये तकरीबन वैसे ही कंट्रोल्स है जैसे डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन के थे। शायद, और ये साथ वाला भाई बता देगा डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन के कौन से कंट्रोल थे जो ये फिट करना है। डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए जो चेंज किया है, टेस्टिंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, और सबसे अहम चीज तो भैया, सबसे अहम चीज तो भूल गए, डॉक्यूमेंटेशन हो गई, सेग्रीगेशन, अप्रूवल। और अच्छा है अप्रूवल ज़बानी कलामी हो ताकि टाइम बच जाए। नहीं, एक मिनट है रे, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट जब कोई सजेशंस देता था तो ज़बानी कलामी देता था ताकि टाइम बचे। वो केस स्टडी याद है जो आपने नहीं की? वो केस स्टडी याद है ना जो आपने नहीं की? हैं, जब इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर जाके मैनेजमेंट में देखता है वीकनेस है तो वो ऑन द स्पॉट उसे सजेशन देता है ताकि इमीडिएटली ठीक कर लिया जाए, टाइम बचे। ये अप्रोच ठीक है कि गलत? गलत। हमने पढ़ा था इंटरनल ऑडिट वालों की सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच होनी चाहिए। और सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच क्या कहती है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करें। तो यहाँ पे भी जो अप्रूवल होनी चाहिए, अप्रूवल से मेरे जहन में आया कि अप्रूवल लिखत पढ़त में होनी चाहिए कि ज़बानी कलामी? लिखत पढ़त में होनी चाहिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ओ नहीं, कह रहा है आल्सो लिस्ट एनी फॉर कंट्रोल दैट शुड बी इंप्लीमेंट। अच्छा ठीक है। अच्छा, ऊपर उसने कहा है इंपॉर्टेंस बताओ मुझे, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव शाबाश शाबाश, बेहतरीन रटा लगाया भाई ने, शाबाश, बिल्कुल ठीक। आगे चलते हैं। The internal auditor of Cyprus Private Limited has identified some discrepancies in the sales revenue. Sales revenue कुछ गड़बड़ आई। After investigation, it was identified। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर पता चले, फर्ज कीजिए यहाँ पे क्वेश्चन को रोके मैं इसको दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ, पता चला कि जो कैशियर है ना वो सेल प्राइस में छेड़छाड़ कर रहा है, कभी सेल प्राइस को कम कर देता है, कभी ज्यादा कर देता है। कौन सा कंट्रोल वीक है? कंट्रोल्स ओवर मास्टर फाइल एंड स्टैंडिंग। शाबाश। कह रहा है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन वाज आइडेंटिफाइड दैट सम अननोन चेंजेस वर मेड। लेकिन वो क्या कह रहा है? कह रहा है सम अननोन चेंजेस वर मेड टू द मास्टर प्राइस लिस्ट व्हिच रिजल्टेड इन सच डिस्क्रिपेंसीज। कि मास्टर प्राइस लिस्ट में कुछ अननोन चेंजेस हुए थे, रिक्वायर्ड। अच्छा, कंट्रोल्स ओवर मास्टर फाइल एंड स्टैंडिंग डाटा, ये तो एप्लीकेशन कंट्रोल्स में नहीं आता।
लेकिन वो कह रहा है सजेस्ट एनी 3 जनरल आईटी कंट्रोल टू प्रिवेंट अकरेंस ऑफ सच एरर। अच्छा, अगर आप ओरिजिनली अगर ये क्वेश्चन देखेंगे उसमें उसने एप्लीकेशन कंट्रोल्स भी लिखे थे, लेकिन वो मैंने डिलीट क्योंकि वो हमारे सिलेबस से निकल गए हैं। जब ये क्वेश्चन आया तब एप्लीकेशन कंट्रोल भी थे उसके मास्टर फाइल, लेकिन अब आपको पता है हमारे सिलेबस में एप्लीकेशन कंट्रोल की एग्जांपल सिर्फ इनपुट की है, प्रोसेसिंग, आउटपुट और मास्टर फाइल स्टैंडर्ड डाटा की एग्जांपल नहीं है। जनरल आईटी कंट्रोल में अब सोचे जनरल आईटी कंट्रोल में कहाँ पे, अगर तो एप्लीकेशन पूछता ना तो फौरन मास्टर फाइल पे शिफ्ट हो जाते हैं। एक मिनट, अरे अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू डाटा फाइल नहीं, सेल्स वाला सेल प्राइस लिस्ट को एक्सेस करेगा तो अनऑथोराइज्ड होगी, अनऑथोराइज्ड एक्सेस नहीं है। देखिए मास्टर फाइल से एक बात समझ में आती है कि ये इनपुट कंट्रोल्स की भी बात कर रहा है, लेकिन उसने रिक्वायरमेंट में आपसे एप्लीकेशन कंट्रोल्स नहीं पूछे। आप वो गलती ना करें कि जो इंटरनल ऑडिट वाले में आपको बताया था कि आपने कहा नहीं ये कंसेप्ट जो है ना ये तो डायरेक्ट असिस्टेंस में तो उसने नेगेटिव लिस्ट ऑफ सर्विसेज बताई है जो, और पॉजिटिव लिस्ट ऑफ सर्विसेज उसने यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में बताई है। तो एग्जाम में वो उसने कहा कि बताओ कौन सी सर्विसेज डायरेक्ट असिस्टेंस में हम ऑब्टेन कर सकते हैं, तो आपने कहा नहीं डायरेक्ट असिस्टेंस ने गलती से लिखा है, ये तो लिस्ट बताया था ना एरर। तो उसी तरह जब उसने क्वेश्चन में हमें ऊपर इंफॉर्मेशन से चल रहा है पता कि वो एप्लीकेशन कंट्रोल की तरफ जा रहा है, रिक्वायरमेंट में क्लियरली उसने जनरल आईटी कंट्रोल पूछ लिया, अब बताइए क्या हमें फिर भी मास्टर फाइल स्टैंडर्ड डाटा पे जाना है? नहीं जाना। अब बताइए वो कौन से कंट्रोल्स यहाँ पे अप्रोप्रिएट हो सकते हैं जो हमने जनरल कंट्रोल में पढ़े हो? प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ अनऑथोराइज्ड चेंजेस टू प्रोग्राम फाइल एंड डाटा, प्रोग्राम फाइल्स एंड डाटा। सेग्रीगेशन ड्यूटी यानी इसका मतलब है ये बंदा यूजर भी है और ये डेवलपर भी होगा, तभी तो प्राइस को चेंज करने के काबिल है। सिस्टम ना पता चले कि किसने चेंज किया है, पता चले किसने, एंटीवायरसेस, ताकि कहीं ऐसा ना हो कस्टमर ने खुद हैक करके तो प्राइस को चेंज कर दिया हो, बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है। बैकअप होने ताकि जो ओरिजिनल प्राइस लिस्ट थी उसको रिस्टोर किया जा सके। इंश्योर कंटिन्यूटी ऑपरेशन कहाँ से आ गया? ओ भाईजान बैकअप कहाँ से आ गया? आप जज्बात में मैं भी बैकअप का एक्सप्लेन, बैकअप है चेंजेस टू प्रोग्राम में है, हाँ बैकअप का भी ठीक है चेंजेस, लेकिन श्योर कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन वाले सारे आएंगे। भाई ये रिक्वायरमेंट समझ आए? अब इसमें देखें इंफॉर्मेशन हमें लेके जा रही थी एप्लीकेशन की तरफ, रिक्वायरमेंट में पूछा जनरल कंट्रोल्स, तो क्या लिखना है? चले छोटी छोटी खुशियां होती है आपकी, हैं छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाते हैं। अब चलते हैं लेक्चर के आगे। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछो जी मेरे भाई। सर ये बैच कंट्रोल में क्वेश्चन है, अगर ये ट्रांजैक्शन काउंट और कंट्रोल काउंट में नहीं वो ऐसे किया था, साथ वाले ने ऐसे कर दिया तो मैं सोचने लग गया क्यों किया होगा ऐसे। जी जी भाई, हालांकि उसने मास्क भी लगाया हुआ है, वो मास्क भी ऊपर कर सकता था लेकिन उसने मास्क ऊपर नहीं किया, उसका बाजू नीचे किया है। अगर बैच टोटल में ट्रांजैक्शन काउंट और कंट्रोल काउंट में मिसक्लासिफिकेशन का मसला आ जाए कि अगर बंदा एक एम्प्लॉय की सैलरी दूसरे में डाल दे सैलरी सिस्टम में, उसको कैसे चेक करें? बिल्कुल, बैच टोटल में हम दो ऑप्शन है हमारे पास, एक है ट्रांजैक्शन काउंट और एक है हमारा कंट्रोल टोटल। ट्रांजैक्शन काउंट हमें ये बताता है कि ट्रांजैक्शन जो है टोटल नंबर ऑफ जितनी अकर हुई है उतनी रिकॉर्ड हो गई कि नहीं, और कंट्रोल टोटल हमें ये बताता है कि अमाउंट ठीक है कि नहीं। लेकिन याद रखिए
बुक में जितने कंट्रोल सिखाए जाते हैं हम आपको उतने सिखाते, ज़्यादा तो नहीं ना सिखाने चाहिए जो प्रैक्टिस में मौजूद है। उनका क्वेश्चन ये है कि सर गलती ये हुई 10 सेल्स की ट्रांजैक्शन थी, 10 की 10 सिस्टम में रिकॉर्ड हुई, वैल्यू भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब वहाँ से पोस्ट करने लगे लेजर में तो कस्टमर ए की बजाय बी के अकाउंट में, बी की बजाय सी के अकाउंट में, सी वाली डी में, डी वाली ई में रिकॉर्ड करते गए। ये भी तो गलतियां हैं और इनको डेफिनेटली बैच टोटल आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगा। बिल्कुल ठीक, एग्रीड, नहीं कर सकेगा। फिर कौन सा कंट्रोल है जो ये आइडेंटिफाई कर सकेगा जी? प्रोसेसिंग कंट्रोल नहीं, चेक डिजिट, सिंपल। कंप्लीटनेस नहीं, ट्रांजैक्शन कंप्लीटली रिकॉर्ड हो गई। एग्जिस्टेंस नहीं, वो सारे इनवाइसी जो रिकॉर्ड हुए एग्जिस्ट करते हैं, डुप्लीकेशन नहीं हुई। एक है, बताऊं, मंथली अकाउंट स्टेटमेंट्स कस्टमर को सेंड करना। पहले बताइए ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि नहीं करेगा? भाई ए की ट्रांजैक्शन बी में, बी की सी में जब कंफर्म अकाउंट स्टेटमेंट भेजेगा वो कहेंगे ये ट्रांजैक्शन तो मेरी है ही नहीं, और जो दूसरा वो कहेगा मेरी ट्रांजैक्शन किधर गई, आइडेंटिफाई कर लेगा। लेकिन ये तो मैनुअल है, ये तो आईटी कंट्रोल्स है ही नहीं, क्योंकि आईटी सिस्टम में कुछ कंट्रोल्स आईटी बेस्ड तो कुछ मैनुअल भी तो होंगे ना। वो रोबोट इजाद कर लें जो दुनिया का हर काम कर सकता है, कम से कम उसका बटन तो हमने दबाना है ना। तो आईटी चाहे जितना मर्जी सोफिस्टिकेटेड हो जाए, उसमें ह्यूमन एलिमेंट कभी भी एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। चलिए जी। सर जो ट्रांजैक्शन काउंट कहाँ से करेंगे, मतलब वो जो ट्रांजैक्शन काउंट कहाँ से करेंगे? अब ये सुन लें, जब आप कॉलेज में कैशियर को अपना एडमिशन फॉर्म सबमिट करवाते हैं कि सर ये आई कैप भेजना है हमने, ये हमारा एडमिशन, वो उसकी एंट्री करता है, ठीक है। और साथ में आपकी फीस भी, जो भी फर्ज कीजिए अगर आपने फीस भी कहा कि जी मेरी एनुअल फीस भी जमा करवा दे, वो 2 काम कर रहा होगा। मुझे बताइए आपका सारा डाटा उसने एक्सेल में जब एंटर करना है, एंटर करने के बाद उसे आपके सारे फॉर्म जो आपने उसे फिल करके दिए हैं वो गिन के सिस्टम के अंदर जितनी एंट्रीज रिकॉर्ड की है मैच करना चाहिए कि नहीं? क्यों? कोई मिस ना हो जाए। ये भी बैच टोटल है, ये क्या है? ट्रांजैक्शन काउंट, ठीक है। और फिर ये कि जितना मेरे पास कैश आया है वो और जितना मैंने सिस्टम में रिकॉर्ड किया है वो मैच है कि नहीं, कम ज्यादा तो ये भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये कौन सा कंट्रोल करे? अब इसके लिए भी अगेन पहले पूरा कैश काउंट करेगा अपना सारा, पूरे आज के दिन का पूरा बैच जो था उसका, और फिर सिस्टम में सम लगा के देखेगा कितना हुआ। तो ये बेसिकली जो टोटल मैच हो रहा था ना, ये फिजिकल जो डॉक्यूमेंट्स होती हैं उनका जो सिस्टम में एंट्री हो चुकी होती है उनके साथ मैच करते हैं। ये इंश्योर करने के लिए कि फिजिकली जितनी इनवॉइसेस, जितना रिकॉर्ड था सारे का सारा सिस्टम में एंटर हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? किसमें? जॉब शेड्यूलिंग का मतलब ये है कि एम्प्लॉय ट्रेनिंग का मतलब काम करने के लिए सिखाना कि कैसे काम करना है। जॉब शेड्यूलिंग का मतलब उन्हें बताना कि आपने इस टाइम से लेके इस टाइम तक ये काम करना है, इस टाइम से इस टाइम लेके ये काम करना है। शेड्यूलिंग का जैसे जो मतलब आपको समझ आ रहा है वही ठीक है। लिमिट, अच्छा उसने 2 टर्म यूज किया, एक फाइनेंशियल वैल्यू, एक न्यूमेरिक वैल्यू। दोनों का मतलब 100% सेम है। आप इसकी बजाय न्यूमेरिक वैल्यू के साथ कंफर्टेबल होंगे शायद, तो फाइनेंशियल को काट के न्यूमेरिक वैल्यू कर लें। दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। क्योंकि आईटी में आपने पढ़ा होगा डाटा जो होता है वो उसको कहते हैं कि अल्फा, एबीसी वाली को कहते हैं अल्फा डाटा, अल्फा बीटा नहीं, अल्फाबेटिकली डाटा, और एक होता है नंबर वाला डाटा, और जिस फील्ड में दोनों ऐड कर सके उसे अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं शायद। तो ये हमने बता देते हैं कि इस फील्ड में कौन किस टाइप का डाटा आएगा, तो उसमें आप फाइनेंशियल की जगह भी न्यूमेरिक यूज कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? चलिए, अब आपने रिलैक्स होके सुनना है, कंसेप्ट इजी है, ठीक है। कोई इसमें टेक्निकल चीज कोई नहीं है, जनरल डिस्कशन है, लेकिन इतनी भी जनरल नहीं है, ऑडिटिंग के सब्जेक्ट के लिहाज से जनरल है। कहते हैं ऑडिटिंग अप्रोचेज, ऑडिट करने की आपको बताया, एक दफा पहले बताया था ऑडिट की पहले अप्रोचेज होती थी सब्सटेंटिव टेस्टिंग अप्रोच, फिर सिस्टम बेस्ड अप्रोच आई, फिर रिस्क बेस्ड अप्रोच आई। वो भी अप्रोचेज थे, वो थी कि स्टार्ट काम कहाँ से करना है,
डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से करें, डायरेक्ट कंट्रोल से करें, या पहले रिस्क असेसमेंट फिर कंट्रोल, फिर वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोचेस थी। आज हम जो ऑडिट अप्रोचेस सीखने जा रहे हैं वो है आईटी के लिहाज से, आईटी के लिहाज से अप्रोचेस। ठीक है, आज से 25 छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं आपको ये बताने के लिए। आज से 30-35 साल पहले जो बंदा कंप्यूटर को इस्तेमाल करना जानता था उसे शायद हम आईटी एक्सपर्ट कहते हैं। आपने देखा होगा कि सिर्फ एप्लीकेशन भी अगर टाइप करनी हो ना तो हम मार्केट में जाते थे 25-30 साल पहले, वहाँ पे लोग बैठे टाइपराइटर लेके बैठे होते थे या कंप्यूटर, और उनसे हम सीवी वगैरह बनवाते थे। वो एक बड़ा स्पेशलाइज्ड टास्क समझा जाता था। लेकिन आज 3-4 साल का जो बच्चा है वो भी स्मार्टफोन को यूज़ कर सकता है, इवन एप्लीकेशंस को भी डाउनलोड कर सकता है गूगल प्ले से, और उसको डिलीट भी कर सकता। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता है ना, इंसानों की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी इंक्रीज होती जाती हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है आज से 50 साल पहले, जब कंप्यूटर अभी नए नए इजाद हुए थे। 40 साल पहले कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने ऑपरेशन में कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, कुछ ने अभी नहीं किया था। अब डेफिनेटली कंप्यूटर को जब आप इस्तेमाल करेंगे उसके कुछ ना कुछ फ़ायदे होंगे, जैसे काम जल्दी हो जाएगा, एरर कम होंगे वगैरह वगैरह, एक्सपेंसेस भी कम हो जाते हैं। उस वक्त के ऑडिटर ने ये सोचा कि हमारा जो मॉडल है, याद है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, अब इसमें प्रोसेसिंग के लिए अब आईटी सिस्टम को भी यूज किया जाता है। पहले ह्यूमन एलिमेंट होता था, इंसान, ये इनपुट से मुराद जनरल एंट्रीज, आउटपुट से मुराद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। पहले इंसान जनरल एंट्रीज में प्रोसेसिंग करके उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करते थे। अब इंसानों के साथ साथ आईटी सिस्टम भी यूज हो रहा है, और ज्यादातर काम आईटी सिस्टम यूज कर रहा है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होने में आईटी सिस्टम भी यूज हो गया कंप्यूटर्स के आने के बाद। तो दुनिया के ऑडिटर बैठे और उन्होंने सर जोड़ के ये डिसाइड करने लगे, सोचने लगे कि हमारे ऑडिट में पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन शामिल थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिगर ठीक है कि नहीं, इसके लिए जर्नल एंट्रीज को चेक करते थे और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को चेक करते थे। ठीक है, और इसमें जो ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व होता था उनकी कंपिटेंस को भी चेक करते थे, इंडिपेंडेंस को, कि वो अच्छे लोग हैं कि नहीं, तजर्बेकार वगैरह वगैरह। ज्यादातर फोकस रहता था आउटपुट और इनपुट के ऊपर। अब चूंकि आईटी सिस्टम आ गया है और क्लाइंट, चूंकि आईटी सिस्टम, तो अब आईटी सिस्टम क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल का एक हिस्सा बन गया। अब आईटी सिस्टम क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल का हिस्सा बन गया। तो क्वेश्चन ये है कि जहां पे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन करनी है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ, और वहां पे इंटरनल कंट्रोल को भी अंडरस्टैंड करना हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है, क्या हमें आईटी सिस्टम को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए? क्या हमें आईटी सिस्टम को भी टेस्ट करना चाहिए? ये बेसिक क्वेश्चन था जो उस वक्त राइज हुआ कि नॉर्मली अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर के स्कोप में शामिल होता है। लेकिन अगर क्लाइंट आईटी सिस्टम यूज कर रहा है तो क्या आईटी सिस्टम की वर्किंग को देखना, अंडरस्टैंड करना, उसको टेस्ट करना, ये भी हमारे स्कोप में शामिल है कि नहीं? ये क्वेश्चन उस वक्त के ऑडिटर ने डिसाइड किया कि ये चूंकि एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है और हम अकाउंटिंग और ऑडिट के एक्सपर्ट हैं, आईटी के एक्सपर्ट नहीं है। उस वक्त समझ लीजिए जी आईटी साइंटिस्ट के इक्विवेलेंट समझा जाता था कि इतना कम्प्लेक्स वर्क है। तो उन्होंने कहा जी हम नहीं जान सकते कि कंप्यूटर के अंदर जो डिफरेंट तारे हैं इनसे डाटा कैसे ट्रैवल करता है, हम आईटी सिस्टम को टेस्ट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सिर्फ आउटपुट की वेरिफिकेशन करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर ओपिनियन देना हमने, इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। इसकी वेरिफिकेशन के दौरान में जो ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करेंगे सैंपल बेस, उनकी वेरिफिकेशन करेंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। लेकिन दरमियान में जो प्रोसेसिंग होती है आईटी के थ्रू, उसको हम इग्नोर कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम उसके एक्सपर्ट नहीं है। इस अप्रोच को कहते थे ऑडिटिंग अराउंड कंप्यूटर। ऑडिटिंग अराउंड कंप्यूटर का मतलब क्या है? कंप्यूटर के इर्द गिर्द की चीजों को तो ऑडिट कर लेना, कंप्यूटर को ना करना।
इसमें क्या होता था, जो इंटरनल प्रोग्राम्स हैं उनको ऑडिट नहीं किया जाता था, इनपुट को कंपेयर करते थे आउटपुट के साथ, यानी इनपुट और आउटपुट को कंपेयर कर लेते थे, और एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए आउटपुट को एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ कंपेयर कर लेते थे। ठीक है, अगर एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं तो आउटपुट को एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ कंपेयर कर लिया, अगर टेस्ट ऑफ डिटेल कर रहे हैं तो आउटपुट को इनपुट के साथ कंपेयर कर लिया, और चीजें ठीक हो गई तो खत्म। कंप्यूटर की टेस्टिंग नहीं की जाती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तजर्बे से साबित हुआ कि इसमें कुछ रिस्क हैं। पहला रिस्क क्या है कि इसमें चूंकि अब आईटी सिस्टम क्लाइंट ने यूज करना शुरू कर दिया है तो ये उसके इंटरनल कंट्रोल का हिस्सा बन गया। तो असूल के मुताबिक जब हम इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं तो उसके हर एलिमेंट की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी चाहे वो आईटी क्यों ना हो। एक उन्होंने ये कहा कि इसमें इस बात का, हमारे पास इस बात का कोई एविडेंस नहीं है क्या कि क्लाइंट का आईटी सिस्टम सही ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमारे पास एज आईटी का कोई, और क्यों एविडेंस नहीं है, हम टेस्ट ही नहीं कर रहे, एविडेंस कहां से आए। और दूसरा बड़ा मसला कहां से आता था, आपने यहां पे एंट्री डाली सेल्स की और बैलेंस शीट टैली है, उसके बाद आपने कहा काम ठीक हुआ, हालांकि आपने इंटरनल टेस्टिंग नहीं की। हो सकता है एक ही ट्रांजैक्शन बी के रिकॉर्ड में चली गई हो, आपने लेकिन फिर भी रिस्क है ना, इसमें भी रिस्क था, लेकिन वो रिस्क कई गुना ज्यादा हो जाता था जब एंट्री रिकॉर्ड करते थे और बैलेंस शीट आउट हो जाती थी। अब आपको नहीं पता कि वो ट्रांजैक्शन किधर गई है, क्या वो दोनों ट्रांजैक्शन डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो गई है, बैलेंस शीट जो आउट हो गई दोनों क्रेडिट साइड पे हो गई है, या डेबिट साइड वाली हुई या क्रेडिट वाली नहीं हुई, या क्रेडिट वाली हुई या डेबिट, ये इन्वेस्टिगेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। ठीक है, डिफिकल्ट, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी सामने आ जाए प्रोसेसिंग में उनको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल, क्योंकि हम तो चेक कर ही नहीं सिस्टम, हमें पता ही नहीं सिस्टम के अंदर घुस के ट्रांजैक्शन किधर को गई, इधर को गई, इधर को गई, इधर को। तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने आई। फिर 10-15 साल गुजरे तो ऑडिटर ने सर जोड़ के फिर ये डिसाइड किया नहीं अब हम ऑडिटिंग अराउंड कंप्यूटर नहीं, अब कंप्यूटर हमारी जिंदगियों का एक लाजमी हिस्सा बन चुका है, तो हमें भी थोड़ा बहुत ये काम सीख लेना चाहिए। अब हम ऑडिटिंग अराउंड नहीं, ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर करेंगे, जिसमें हम बेसिक नेचर का काम खुद कर लेंगे, लेकिन अगर एडवांस नेचर के काम की जरूरत पड़ी तो किसी आईटी एक्सपर्ट को ले जाया करेंगे, लेकिन कम से कम बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हम ऑब्टेन करेंगे और कर सकते हैं। तो अब जो अप्रोच है उसमें बताइए, ऑडिट आईटी सिस्टम क्लाइंट का इग्नोर किया जाता है कि इसको भी अंडरस्टैंड किया जाता है और टेस्ट भी किया जाता है। टेस्ट क्या, इस अप्रोच को क्या कहते हैं आप, ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर। ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर में क्या किया जाता है, क्लाइंट के आईटी सिस्टम को टेस्ट किया जाता है, क्लाइंट के आईटी सिस्टम को टेस्ट किया जाता है। ठीक है, कि हमने ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर में, पहले ऑडिटिंग अराउंड और ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर में टर्म समझ आ गई। ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर में क्या करना है, वैल्यूएट करना है ऑपरेशन या वर्किंग ऑफ क्लाइंट्स आईटी सिस्टम, क्लाइंट के आईटी सिस्टम की वर्किंग को वैल्यूएट करना है हमने। अच्छा, कैसे करना है, जैसे लोहे को लोहा काटता है तो क्लाइंट का आईटी सिस्टम यूज करना है, तो आईटी सिस्टम के जरिए से ही चेक करेंगे। ठीक है, आईटी सिस्टम के जरिए से ही चेक करेंगे। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर क्या है कि हमने यूज करना है कंप्यूटर्स को, यूज करना है कैट्स, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, यूज करना है कैट्स को, किस लिए, ताकि हम क्लाइंट के आईटी सिस्टम की वर्किंग को चेक कर सकें। अब कैट्स क्या होते हैं, CAA, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, नाम में ही कंसेप्ट छुपा है। ऑडिट टेक्निक यानी ऑडिट टेक्निक्स मीन प्रोसीजर, ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करना कंप्यूटर असिस्टेड विद द असिस्टेंस ऑफ कंप्यूटर। अगर ऑडिटर कंप्यूटर से असिस्टेंस लेते हुए, कंप्यूटर की हेल्प लेते हुए ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे, उसे क्या कहेंगे, कैट्स, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, कैट्स। आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, इन भाईजान को मैंने कहा जब परचेज मैनेजर के पास जाके उनसे कहो कि जो जितना भी परचेज का डाटा है ना, सप्लायर्स का सारा डाटा, वो हमें उसकी लिस्ट दे दे, सप्लायर्स की लिस्ट। ये भाईजान भागे भागे गए, क्या है, क्या कैट्स यूज हुआ, नहीं हुआ। इन्होंने फौरन व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर दिया और उस बंदे को रिसीव हो गया, उसने डाटा सेंड कर दिया, कैट्स यूज हुए, यस। अगर आप सिर्फ क्लाइंट को ईमेल भी कर देना
टेक्निकली आपने कैट्स यूज किया, एक ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए कंप्यूटर की हेल्प ली। तो कंप्यूटर असिस्टेड डाटा टेक्निक्स का मतलब क्या है? कंप्यूटर को यूज करना ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने में। अब अगला क्वेश्चन ये है कि कैट्स को कौन कौन से प्रोसीजर में यूज किया जा सकता है। हमारे एक प्रोसीजर है रिस्क असेसमेंट, एक प्रोसीजर है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, एक है सब्सटेंटिव प्रोसीजर। किस तरह के प्रोसीजर में हम कैट्स को यूज कर सकते हैं? हर तरह के प्रोसीजर में, हर तरह के रिस्क असेसमेंट में भी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में भी, सब्सटेंटिव प्रोसीजर में भी। रिस्क असेसमेंट में अगर हम कैट्स को यूज करें तो हम फ्लो चार्ट बनाने के लिए यूज करते हैं। फ्लो चार्ट क्या होता है? डायग्राम के जरिए से किसी सिस्टम को डॉक्यूमेंट करना। एक होता है अल्फाज के जरिए से डॉक्यूमेंट करना, एक होता है डायग्राम के जरिए से। ठीक है, ये है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट रिस्क असेसमेंट में अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी ऑब्टेन करते हैं। जो आपने अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी ऑब्टेन की उसे डॉक्यूमेंट करना है। डॉक्यूमेंट आप अल्फाज के जरिए से भी कर सकते हैं कि सबसे पहले कस्टमर आता है, वो इधर जाता है, फिर उधर, और फिर छोटे छोटे सिंबल भी यूज कर सकते हैं। ये कस्टमर आ रहा है, ये इधर जा रहा है, फिर उसके बाद इस डिपार्टमेंट में यहाँ पे सेल्स ऑर्डर आया। अगर आप सिंबल को यूज करते हैं सिस्टम को डॉक्यूमेंट करें, ये क्या होगा? फ्लो चार्ट। और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग काम होता है, बनाने वाले के लिए नहीं, देखने वाले के लिए। देखने वाले एक नजर में पूरा सिस्टम सामने आ जाता है। रिस्क, लेकिन आईकैप ये कहता है, ऑफिशियली टेक्स्ट में लिखा है कि कैट्स को रिस्क असेसमेंट में नहीं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर में यूज किया। तो कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए आपको बताया कि कंप्यूटर तो किसी भी काम के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं ना, तो रिस्क असेसमेंट में, लेकिन ऑफिशियली आईकैप ने जो हमें यूज बताया है वो बताया है टेस्ट ऑफ कंट्रोल में, सब्सटेंटिव प्रोसीजर में। अगर आप कैट्स को यूज करें टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के लिए तो इसे कहते हैं टेस्ट डाटा, और अगर आप कैट्स को यूज करें सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए इसे कहते हैं ऑडिट सॉफ्टवेयर। ऑडिट सॉफ्टवेयर। कैट्स की कितनी टाइप्स हैं? 2। आईकैप में 2 लिखनी है। कौन कौन सी? टेस्ट डाटा एंड ऑडिट सॉफ्टवेयर। टेस्ट डाटा क्या जब कंप्यूटर को यूज करेंगे कंट्रोल्स टेस्ट करने के लिए तो इसे क्या कहेंगे? और जब कंप्यूटर को यूज करेंगे सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने क्या कहेंगे? ऑडिट सॉफ्टवेयर। अब मैंने उसको आपको ये बताया टेस्ट डाटा की क्या प्रॉब्लम्स हैं, फर्ज कीजिए, और फिर बताया ऑडिट सॉफ्टवेयर की क्या प्रॉब्लम्स हैं। एग्जाम में उसने पूछा कैट्स की क्या प्रॉब्लम है, आप क्वेश्चन छोड़ के आगे, ये तो सर ने करवाया ही नहीं। तो दोनों कैट्स में दोनों शामिल है, तो प्रॉब्लम पूछा तो जनरल पूछा, जनरल दोनों की लिख दे, दोनों की लिख दे। भाई कुछ कुछ समझ आ रही है? क्या कैट्स यानी कंप्यूटर को ऑडिट में इस्तेमाल करने के कोई फायदे हैं? ये डिपेंड करता है आप ट्रेनी स्टूडेंट हैं कि पार्टनर हैं। पार्टनर से पूछेंगे, वो कहेगा भाई मैनुअल काम करो, मैं क्यों तुम लोगों को लैपटॉप लेके दूं, क्योंकि कैट्स के लिए कंप्यूटर चाहिए ना। तो आप अपनी जेब से फर्म का काम करने के लिए, ऑडिट करने के लिए घर से पैसे ला के थोड़ी कंप्यूटर लेंगे। तो प्रैक्टिकली कंप्यूटर कौन प्रोवाइड करता है? पार्टनर। तो पार्टनर से पूछेंगे, वो कहेगा नहीं नहीं डिसएडवांटेज है, छोड़ो इसको, दफा करो, मैनुअली काम करो, बेहतरीन काम होता है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो क्या कहेगा? कैट्स के फायदे हैं। क्या फायदे हैं? एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ आईटी। हम आईटी ट्रांजैक्शन की एक्यूरेसी कंप्लीटनेस को देख सकते हैं। एक ऑप्शन दे रहा हूं, पहली ऑप्शन, क्लाइंट ने आपके ख्याल में एक कंपनी का पूरे साल का जो सेल्स का डाटा होता है, सेल्स की ट्रांजैक्शन पूरे साल की, एक मिडिल लेवल की कंपनी कितनी की होती होंगी? 2000, चले 2000 लगा लिया, फर्ज कीजिए, हालांकि ये भी कम फर्ज किया, ज्यादा होता, फर्ज करें 2000 है। अगर आपका सीनियर आपको सिर्फ इतना सा काम कहे कि भाई ये जरा ना इनकम स्टेटमेंट में सेल्स आ रही है ना, क्लाइंट ने ये जर्नल दिया है, ये लेजर दिया है क्लाइंट ने सेल्स का, जरा इसका टोटल करके देखो वो इनकम स्टेटमेंट के साथ मैच होता है कि नहीं होता, लग गए शाम तक। और यही अगर आपके पास एक्सेल हो और क्लाइंट आपको सॉफ्ट कॉपी में डाटा दे दे, आपने सिर्फ कंट्रोल सी करना है, इज इक्वल टू सम, रेंज देनी है, वो आधे मिनट के अंदर अंदर मैच हो जाएगा। बताइए एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजैक्शन को इंश्योर करना, फिगर ठीक है, कंप्लीट, आसान हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। लेकिन पार्टनर को इससे क्या, उसे तो हाँ काम करना तो आप करें। वैसे का सारे पार्टनर ऐसे नहीं होते, मिसाल समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ।
टेस्टिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा, कंप्यूटर के जरिए से लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को आसानी से टेस्ट किया, ये तो आपको पता ही है। ये तो हमने पढ़ा था वहाँ पे 100% सिलेक्शन वाली एग्जांपल में कि अगर कैश यूज होते हो ना तो हम 100% की ट्रांजैक्शन भी चेक कर सकते हैं अगर वो एक तरह की नेचर हो तो। अच्छा, अब यहाँ से जो लार्ज वॉल्यूम आसानी के साथ ज़्यादा काम आप कम वक्त में कर सकते हैं, इससे जो आपका वक्त बचेगा उसमें क्या करेंगे, उसमें हम जजमेंटल एरियाज के ऊपर फोकस करेंगे। चाय भी पी लीजिएगा फोकस जजमेंटल एरिया पे करते हुए। डिसएडवांटेजेस ऑफ कैड हैं कोई? बिल्कुल है। पार्टनर से पूछा, अब ये पार्टनर बताएगा, कहेगा हार्डवेयर खरीदना पड़ता है, उसमें फिर महंगे महंगे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। हम और आप तो नेट से डाउनलोड कर देते हैं ना, हम और आप नहीं, मैं कम ही करता हूँ अब, सिर्फ वो जो बिल्कुल ही अवेलेबल ना हो पाकिस्तान में, वरना मैं विंडो भी जेन्युइन यूज़ कर रहा हूँ, ऑफिस भी जेन्युइन यूज़ कर रहा हूँ। मैं कहा हाँ जी, तो हाँ, जब लेकिन मैं स्टूडेंट था तो हालात आप जैसे होते थे, तब काम चला लेते थे किसी न किसी तरीके से। अपडेटिंग, अपडेट करने की भी कॉस्ट होती है। सॉफ्टवेयर एक दफ़ा बाय कर लेना, वो कंटिन्यू, विंडोज़ के अपडेट तो आपको फ्री में मिल जाते हैं, कोई लाइफ टाइम लाइसेंस होता है। बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं वो 1 ईयर 2 ईयर का लाइसेंस देते हैं, उसमें फिर आपको अपडेट करवाना होना तो दोबारा से पैसे देने पड़ते हैं। और ट्रेनिंग भी, सॉफ्टवेयर को चलाना कैसे है? पबजी आप खुद सीख लेंगे चला, वो किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा फर्म का सॉफ्टवेयर हो, कहेंगे नहीं कोई आके सिखाएगा तो फिर हमने मना, हमें क्या पता कोई काम गलती ना हो जाए। हाँ जी, तो ये ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है और इन सब के लगेंगे पैसे, यही इसका डिसएडवांटेज है। हाई कास्ट होती है, खास तौर पे जब पहली दफा आप सेटअप कर रहे हो तो उस वक्त आपको हाई कास्ट इनकर करनी पड़ेगी। ठीक है, हमारे ज़माने में जब हम थे तो एक बड़ी अच्छी बात, फर्म की ना इंटरनेशनल बिग 4 के साथ एफिलिएशन, इंटरनेशनल फर्म के साथ एफिलिएशन होती है, लोकल फर्म की। तो फिर हाँ, नहीं हर फर्म की नहीं, वो अगर आप करवाना चाहें तो इसका फ़ायदा क्या होता है, जो इंटरनेशनल फर्म रिसर्च होती है ना उसकी, वो आपके साथ शेयर करती है। लेकिन इसका नुकसान भी होता है, आपको उसकी रिक्वायरमेंट्स भी फॉलो करना पड़ती हैं। और उनकी एक रिक्वायरमेंट ये थी कि हम बाहर अपने ट्रेनी सारे स्टूडेंट्स को लैपटॉप देते हैं, आपने अगर एफिलिएशन करवानी है ना आप भी अपने सारे लैपटॉप, तो हमें बड़ा फ़ायदा हुआ था। लेकिन फर्म के लिए उस वक्त जाहिर है उस साल में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट थी सबको प्रोवाइड की, तो उन्होंने फेज वाइज, या जैसे पहले सिर्फ सीनियर को दे दिया, फिर अगले साल सेमी सीनियर को भी दे दिया, फिर उससे अगले साल जूनियर, इस तरीके से, लेकिन प्रोवाइड किए थे भाई। अब आप अभी देखें, अभी तक जनरल कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है, चीज़ें समझ आ रही है ना। कैट्स की 2 टाइप्स हैं, टेस्ट डाटा, अब क्या समझाऊं, टेस्ट डाटा की ऑडिट सॉफ्टवेयर। पहले टेस्ट डाटा, क्योंकि पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल होते हैं, फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर। टेस्ट डाटा की डेफिनेशन जिसने समझ ली उसने टेस्ट डाटा समझ लिया, जिसने टेस्ट डाटा की डेफिनेशन समझ ली, टेस्ट क्या, डमी कहते हैं फेक ट्रांजैक्शन, डमी ट्रांजैक्शन। टेस्ट डाटा क्या है, ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए यूज होता है। ये है डमी ट्रांजैक्शन, जो डेवलप की, बनाई किसने, ऑडिटर ने, और उसको प्रोसेस कौन करेगा, क्लाइंट का आईटी सिस्टम। फिर प्रोसेसिंग के बाद जो एक्चुअल रिजल्ट्स होंगे उन्हें एक्सपेक्टेड के साथ कंपेयर किया जाएगा और फिर नतीजा निकाला जाएगा, कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। भाई कुछ समझ आए? नहीं। अब कहें एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सुने, मैं क्लाइंट के पास गया, मैंने कहा सर आपके सेल्स के ऊपर कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है वीक है? उसने कहा सर स्ट्रॉन्ग है, हम तो आईटी सिस्टम यूज करते हैं। मैंने कहा अच्छा कंट्रोल्स क्या है? उन्होंने कहा सर हमने हर क्रेडिट कस्टमर की, जिसको क्रेडिट सेल करते हैं ना, हर कस्टमर की एक क्रेडिट लिमिट बनाई हुई है, हम उसको उस लिमिट, उसकी जो भी फाइनेंशियल हैसियत पोजीशन है उसके मुताबिक, उससे ऊपर हम क्रेडिट सेल नहीं करते, उससे नीचे नीचे की अमाउंट क्रेडिट सेल करते हैं, ताकि हमारा रिस्क ऑफ बैड डेट का, क्रेडिट लिमिट सेट करने से क्या होता है, रिस्क ऑफ बैड डेट कम होता है। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा कंट्रोल है। अब मैंने इसको टेस्ट करना है, बताइए कैट्स यूज कर सकता हूँ कि नहीं? क्योंकि क्लाइंट भी आईटी सिस्टम यूज करे, मैं भी कर सकता। टेस्ट डाटा करूंगा कि आईटी सॉफ्टवेयर? पक्की बात है। टेस्ट डाटा में अब मैंने क्या किया सुनिए जरा, मैंने एक कस्टमर को सेलेक्ट किया, मिस्टर ए, उसकी क्रेडिट लिमिट थी 5 लाख और उसकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी 3 लाख। ये नोट कीजिएगा, क्रेडिट लिमिट कितनी थी?
आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी थी 3 लाख, और मैंने एक डमी फेक ट्रांजैक्शन एंटर की सिस्टम में 4 लाख की सेल, 4 लाख, ये फेक ट्रांजैक्शन, क्योंकि जनवरी तो पता नहीं वो कब सेल्स का ऑर्डर देगा कब नहीं, मैंने प्रोसीजर तो भी परफॉर्म करते हैं ना, तो मैंने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की, लेकिन ट्रांजैक्शन कौन सी, डमी फेक, ये ट्रांजैक्शन बाद में रिवर्स हो जाती है। मैंने 4 लाख की डमी ट्रांजैक्शन सेल की ट्रांजैक्शन जो मैंने याद की थी लेकिन क्लाइंट के सिस्टम में एंटर कर दी, प्रोसेस बाय क्लाइंट साइड, और फिर मैंने देखा ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो गया कि नहीं। अगर रिजल्ट ये आता है कि ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो जाए, कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, और अगर रिजल्ट आए ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो गई, कंट्रोल वीक है। भाई ये बात समझ आई कि नहीं आई? डमी टेस्ट डाटा क्या है, डमी ट्रांजैक्शन जो हम ऑडिटर ने डेवलप की है, क्लाइंट का आईटी सिस्टम प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग के बाद हम एक्चुअल रिजल्ट देखते हैं, इससे हमें पता चलता है एक्चुअल रिजल्ट से कि हम एक्सपेक्टेड वैल्यू के मुताबिक, अगर एक्चुअल एक्सपेक्टेड के मुताबिक ही हो हम कहते हैं कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, अगर एक्चुअल एक्सपेक्टेड के मुताबिक ना हो। क्लाइंट से पूछा सर आपकी इन्वेंट्री की ऑब्सोलीट होने का रिस्क तो होता होगा, उसने कहा नहीं हम इतने दिन, चलें एग्जांपल थोड़ी सी चेंज करते हैं, मैंने कहा सर पेरोल में आपका ये तो रिस्क होता होगा कि गलत सैलरी कैलकुलेट हो जाए, उसने कहा नहीं हम तो रेंज टेस्ट का कंट्रोल अप्लाई किया हुआ है कि अगर हमारा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ना, इसमें गवर्नमेंट ने कहा कम से कम 25,000 तनख्वाह है, छुट्टियां करते हैं ना तो हम तकरीबन एवरेज 2-4 छुट्टियां करते हैं एम्प्लॉय, ज़्यादा नहीं करते हैं, तो कम से कम 20 और बड़ा ओवर टाइम लगाएं तो वो 35,000 तक होता है, 20 से 35 की रेंज लगाई है, इससे कम या इससे ज़्यादा हो सिस्टम हमें एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट कर देता है, एरर हाईलाइट कर देता है। अब अच्छा मुझे ये बताइए अगर क्लाइंट ने ये कंट्रोल्स लगाया हुआ है, आप कन्विंस्ड है कि इसका मतलब पेरोल के कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, कन्विंस्ड है कि नहीं? अब हमने अगर टेस्ट करना है कैसे करें, टेस्ट डाटा से कि ऑडिट सॉफ्टवेयर से? टेस्ट। अब इसमें मैं क्या करूंगा, अब मैं, हाँ बिल्कुल रेंज बाय, मैं एक डमी ट्रांजैक्शन डेवलप करूंगा 40,000 की, यानी ऐसे आवर्स कैलकुलेट, एक क्लाइंट एक एम्प्लॉय के 200 आवर्स हैं, मैंने जानबूझ के उसमें 450 आवर्स एंटर कर दिए कि देखो डबल सैलरी होके इसको क्या करता है। अगर मैंने फेक आवर्स एंटर किए 450 और उसने प्रोसेस कर दिए कंट्रोल, और अगर उसने रिजेक्ट कर दिया, अब ये समझे टेस्ट डाटा कैसे यूज होता है। टेस्ट डाटा की एग्जांपल, अब मैंने आपको टेस्ट डाटा की एग्जांपल एक बता दी, क्रेडिट लिमिट, कि क्रेडिट लिमिट से ऊपर की ट्रांजैक्शन फेंके, देखे मैं उसको रिजेक्ट करता है कि नहीं। दूसरा इन्वेंट्री बैलेंस, अगर क्लाइंट ने कहा मिनिमम इन्वेंट्री है हमारी, हम मिनिमम इन्वेंट्री लेवल मेंटेन करना, कॉस्ट में भी पढ़ते होंगे आप, अच्छा कंट्रोल है कि नहीं, रीऑर्डर लेवल कहते हैं। अगर मैं वो मिनिमम ऑर्डर से भी नीचे ऐसी सेल्स, फेक सेल इशू करूं जिससे इन्वेंट्री का बैलेंस मिनिमम से भी कम हो जाए, और मैं देखूं क्या कोई एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट होती है, क्या सिस्टम सीएफओ को ईमेल करता है परचेज मैनेजर को कि परचेज करो। अगर सिस्टम एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट करता है तो फिर इसका मतलब क्या है, कंट्रोल्स ओवर इन्वेंट्री और अगर मिनिमम से कम बैलेंस आ गया सिस्टम ने फिर भी कोई रिपोर्ट जनरेट नहीं की, ठीक है, ठीक है। ये दो एग्जांपल के साथ समझ लें काफी है, साथ में पेरोल की, ये बातें आपकी याद करने वाली है। अगर फर्ज कीजिए मैं सेल सिस्टम में ये कमांड देता हूं कि ऐसे सारे गुड डिस्पैच नोट जिनके अगेंस्ट सेल इनवाइस जनरेट नहीं हुई उसकी लिस्ट निकालो। भाई हर गुड डिस्पैच नोट के अगेंस्ट सेल इनवाइस होनी चाहिए ना, और हर सेल इनवाइस के अगेंस्ट गुड डिस्पैच, कंप्लीट सिस्टम तो तभी होगा ना, सेल सिस्टम कंप्लीट तभी होगा जब सेल्स ऑर्डर भी लगा हो, गुड डिस्पैच नोट भी हो, साथ में सेल इनवाइस भी हो। और अगर मैं कमांड दी सिस्टम में डिस्पैच नोट ऐसे मुझे उठा के दो जिसके अगेंस्ट इनवाइस नहीं है, तो ये भी सिस्टम में वीकनेस को आइडेंटिफाई कर रहा है। अगर कुछ ना कुछ आ जाते हैं, आइडेंटिफाई हो जाते हैं। अगर सिस्टम में ऐसे गुड डिस्पैच नोट हाईलाइट किए जा रहे हैं जिनके अगेंस्ट सेल इनवाइस नहीं जनरेट हुई, तो इसका मतलब क्या है, ये नहीं, अगर आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं तो इसका मतलब है गुड सिस्टम है, और अगर सिस्टम आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, वीक सिस्टम। और अगर मैं सिस्टम से कहता हूं डेटर में से ऐसे डेटर उठाए जो ओवरड्यू हो गए हैं, ओवरड्यू डेटर भी कंट्रोल वीकनेस की तरफ इशारा है ना।
ये हालांकि क्रेडिट लिमिट से रिलेट करता है। क्रेडिट लिमिट एक तरह से प्रिवेंटिव कंट्रोल है, ये भी कंट्रोल है। ओवरड्यू बैलेंसेस को अलहदा से हाईलाइट करना, ये डिटेक्टिव कंट्रोल है एक तरह से। तो ये एग्जांपल समझ आए, आपने कंसेप्ट समझना, उसके लिए एग्जांपल ये दो दी, बाकी ये रटा लगाने काफी है। टेस्ट डाटा क्या समझ आ गई, एग्जांपल भी क्लियर हो गई। उसमें एक प्रॉब्लम है क्या, मैं सारा सेशन ऐसे बैठ के पढ़ाया आपका, क्या हाल है, ठीक है, रिवीजन करके आए हैं, रिवीजन करके आए हैं, वो भाई असाइनमेंट करके आए हैं, असाइनमेंट करके आए हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह हैं। हाँ, बड़ा टाइम लगा के आपने तैयार हुए होंगे, नहाए होंगे हैं। मैं ऐसे गमशप करता रहूं सारा सेशन, जैसे ही पता चले कि प्रिंसिपल साहब आने वाले हैं मैं अलर्ट हो जाऊं। प्रिंसिपल साहब आए और आके देखे हाँ बड़े अच्छे तरीके और चले जाए, मैं फिर बैठ गया भी, हो सकता है कि नहीं। जब लोगों को पता होता है ना कि हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है, उस वक्त वो बिल्कुल ठीक काम करना शुरू कर देते हैं, आगे पीछे तबाही फिरी हो जाए। हाँ, प्रॉब्लम अब इसमें यही है टेस्ट डाटा में। आप अगर टेस्ट डाटा आप क्या पूरा साल क्लाइंट के सिस्टम में ऑब्जर्व करते रहेंगे? आप तो जाएंगे आखिरी महीने दिसंबर में या नवंबर में, नवंबर और दिसंबर में जाके आप देखते हैं ये टेस्ट डाटा परफॉर्म, क्रेडिट लिमिट का कंट्रोल परफॉर्म हो रहा है। क्या इसका ये मतलब है कि उस वक्त कंट्रोल ठीक है, कि इसका ये भी मतलब है सारा साल ठीक लगता रहा? इस वक्त टेस्ट डाटा में यही प्रॉब्लम है कि जिस वक्त आप इसको ऑब्जर्व करते हैं, टेस्ट करते हैं ना, ये उस वक्त का तो एविडेंस देता है, पूरे साल का एविडेंस नहीं देता। तो ये इसकी प्रॉब्लम है कि ये वही एविडेंस देगा जो टाइम ऑफ यूज, जिस वक्त आप इसको यूज करेंगे। हमें चाहिए थ्रू आउट द पीरियड, क्योंकि हम कंट्रोल्स को टेस्ट करना होता है तो पूरे साल करते हैं कि एक सर्टेन पीरियड में, पूरे साल का या तकरीबन पूरे साल का कंट्रोल। जब से हमें अपॉइंट किया तब से कंट्रोल्स हमें पता चले ठीक है कि नहीं। तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि हर हफ्ते हम अपना बंदा भेजे जो उधर आके टेस्ट डाटा परफॉर्म करके जाया करे। एक इससे बड़ा आसान तरीका है, क्या वो काम करें जो ट्रैफिक पुलिस वालों ने किया, कैमरे। अब पहले माल रोड पे जाए ना, पहले सार्जेंट खड़ा होता था, अब कैमरे लगे होते हैं। बताइए कौन सा कंट्रोल बेहतर है? सार्जेंट वाला कंट्रोल सिर्फ उस वक्त तक लगता था जब तक सार्जेंट वहां पे खड़ा होता था, 6, 7, 8 घंटे, और कैमरे वाला कंट्रोल 24 घंटे का। हम भी एक तरह से एक कैमरा, वो सर में कैमरा नहीं होता, वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, उसे कहते हैं एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटीज। इसके और भी नाम है 1-2, ठीक है, रेजिडेंट, इंटीग्रेटेड। यानी इंटीग्रेटेड क्यों कहते हैं? एम्बेड का मतलब ये होता है इंटीग्रेट करना, मिला देना। हम अपना एक छोटा सा प्रोग्राम इजाद करते हैं, एक कैमरा क्लाइंट के सिस्टम के साथ अटैच कर देते हैं, क्लाइंट के सिस्टम के साथ अटैच कर देते हैं और फिर अपने ऑफिस चले जाते हैं। अब क्लाइंट जैसे ही सिस्टम अपना ऑन करता है ना, हमारा कैमरा यानी एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटीज ये भी ऑन हो जाता है। ये क्लाइंट के ट्रांजैक्शन को ऑब्जर्व करता रहता है। जिस सेल की ट्रांजैक्शन क्रेडिट लिमिट से अंदर होगी ना, ये उसको जाने देगा, और जहां पे सेल की ट्रांजैक्शन क्रेडिट लिमिट से ऊपर, ये उसकी तस्वीर खींच लेगा, यानी रिकॉर्ड रख लेगा अपने अंदर। साल के बाद हम आएंगे, हमने सिर्फ क्या करना है, उसको लॉगिन। और याद रखें इस प्रोग्राम का लॉगिन हमारे पास होता है, क्लाइंट को भूल के भी नहीं देना। वो चेंज क्या करेगा, वो एक्सेस करके सारा डिलीट कर देगा और कहेगा देखा कैसा परफेक्ट सिस्टम है हमारा। तो वो हम एक्सेस करेंगे एंड पे आके, और हमारे पास सारे साल का एविडेंस आ जाएगा। तो ये है कि नहीं एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटीज काम की चीज। और ये खास तौर पे उस वक्त जब डाटा कंटिन्यूसली प्रोसेस हो रहा हो और कोई पेपर ऑडिट ट्रेल ना हो, उस वक्त ये बहुत अच्छा काम आता है। वरना तो आप साल के बाद भी आके, साल के एंड पे आके ना, आप पूरे साल का कंट्रोल टेस्ट कर सकते हैं। कैसे? डॉक्यूमेंट्स देख के। जनवरी के महीने की इनवाइसेस देख लें अप्रूवल हुई है कि नहीं, जनवरी का कंट्रोल आ गया। फरवरी के महीने के, लेकिन कुछ प्रैक्टिकली आप जाएंगे ना, उन पे सेल इनवाइसेस मैनुअली नहीं बनती, वो कंप्यूटर पे बना रहे। और अनकरीब आने वाले वक्त में ये जो आपका सारा सिस्टम है ना, ये पुराने वाउचर जो रिटर्न फॉर्म में आप बनाते हैं, ये कंप्यूटर पे शिफ्ट हो जाएंगे। फिर आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए ये एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटीज की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये बाय भी कर सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं।
जैसे हर फील्ड के लिए सॉफ्टवेयर मौजूद है, एजुकेशन फील्ड के लिए सॉफ्टवेयर मौजूद है ना, रेडीमेड भी आप एक्वायर कर सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं। तो इस तरह खुद से कुछ फर्म ने सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं, मैं अगली एग्जांपल में आपके साथ शेयर करता हूं कि वो सॉफ्टवेयर किस किस मकसद के लिए बनाए हुए हैं। पहले बताइए, ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल का पर्पस समझ आ गया? ठीक है, ये एग्जांपल ना एक दूसरी सी थी, इसको छोड़ दें। ये समझ नहीं उसको छोड़े, फिर समझ आ गई तो अच्छी बात है, वरना मैं उधर नहीं जाना चाहता जी। हाँ, क्लाइंट एक्सेस दे देता है कि नहीं, ये मसला है। इस मसले को ऑडिट सॉफ्टवेयर में डिस्कस। अब ऑडिट सॉफ्टवेयर में आपने 2 सवाल उठाए हैं जिनका मैंने जवाब देना है। एक, क्लाइंट हमें एक्सेस दे देगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जैसे ही हम अपना प्रोग्राम अपना सॉफ्टवेयर क्लाइंट के साथ लगाते हैं, यूएसबी धमाका होता है, और उसके बाद ना क्लाइंट का सिस्टम होता है ना हमारा सिस्टम। नहीं, ये तो थोड़ा सा मैंने आपको लाइट मोड में एग्जांपल दी, वरना प्रैक्टिकली ऐसे होता है, हमारे पास यूएसबी होती है, इसमें वायरस होते हैं। वो तो हमने कभी दोस्त को दे दी, कभी मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, कभी पायरेटेड सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, कभी कुछ, वो सारा मिक्सर काम चल रहा होता है कि यूएसबी। उसी यूएसबी में जब हम क्लाइंट से हम उसका इंफॉर्मेशन लेते हैं ना, वायरस ट्रांसफर हो जाते हैं। क्लाइंट को सबसे बड़ी शिकायत हमसे ये होती है कि हमारा यूएसबी जब यूज़ करता है ना, उसमें वायरस ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल एक बड़ा क्लाइंट का बड़ा इशू होता है कि क्या मैं अपने लाइव सिस्टम जो चल रहा है उसके साथ ऑडिटर का इंटीग्रेट करने दूं या ना दूं। ऐसा ना हो कि कंपैटिबिलिटी इशू की वजह से मेरे प्रोग्राम में भी प्रॉब्लम आ जाए। ऑडिट तो क्या होना है, हम अपनी ट्रांजैक्शन भी करने से बैठे रहें। ये एक बिल्कुल बड़ा इशू, इसका जवाब अभी देता हूँ। और दूसरा ये कि क्या सॉफ्टवेयर हम बना सकते हैं या रेडीमेड, और वो सॉफ्टवेयर क्या क्या काम कर सकते हैं हमारे लिए। आते हैं ऑडिट सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन। कहते हैं ऑडिट, ये जरा गौर से सुनिएगा, कहते हैं ये भी प्रोग्राम है, जैसे टेस्ट डाटा एक प्रोग्राम है ना, ये भी एक प्रोग्राम है, जैसे एम्बेडेड फैसिलिटीज है, ये भी एक प्रोग्राम है जो ऑडिटर यूज करता है। किस लिए? टू एक्सट्रैक्ट एंड इंटेरोगेट, क्लाइंट की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इंटेरोगेट करने के लिए। एक्सट्रैक्ट, अब ये वर्ड्स आईटी वाले हैं, अब मैं इनको ऑडिट में कन्वर्ट करने लगा हूं। टू प्रोग्राम यूज्ड बाय ऑडिटर टू सेलेक्ट सैंपल एंड वेरीफाई ट्रांजैक्शंस फ्रॉम क्लाइंट्स फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी ये ऑडिट सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम है जिसमें हम क्लाइंट के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करते हैं और उनको वेरीफाई करते हैं। तो ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर में ही करते हैं। इसमें क्लाइंट का सिस्टम चेक नहीं कर रहे डमी ट्रांजैक्शन के जरिए से, वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, जब क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से हमने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी अमाउंट्स सिस्टम ने अमाउंट्स, तो अमाउंट्स को जब वेरीफाई करें वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर ही होते हैं ना, तो उसे कहते हैं ऑडिट सॉफ्टवेयर। ये यूज होता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में। किसमें यूज होता है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल्स क्या हैं इसकी भला? अब आप मुझसे पूछें कोई भी एरिया, मुझे बताएं कि सर इसमें ऑडिट सॉफ्टवेयर हमारे क्या काम आ सकता है। डाटा या सेल्स और डाटा एक ही बात है, ठीक है। सेल्स सिस्टम में बता देता हूं। रिकैलकुलेट करने के लिए टोटल सेल्स इनकम स्टेटमेंट से मैच करती है कि नहीं, बताइए ऑडिट सॉफ्टवेयर काम आएगा कि नहीं। एक्सेल भी एक ऑडिट सॉफ्टवेयर है अगर आप इसे अपने ऑडिट में यूज कर ले तो। एनालिटिकल प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए इसको एग्जांपल देते हुए आपने अपने जहन में एक्सेल लेके आना कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो जो काम हमारे ऑडिट में कर सकता है वही काम ऑडिट सॉफ्टवेयर भी। हालांकि ऑडिट सॉफ्टवेयर बड़े कम्प्लेक्स वर्क भी कर सकता है, मैं एग्जांपल शेयर नहीं करना चाहता, हमारे सिलेबस में भी नहीं है। अभी आपको ऑडिट रिपोर्ट याद करना अजाब बना हुआ ना, प्रैक्टिकली आपको रिपोर्ट तो नहीं याद करनी पड़ती। टेम्पलेट्स बिल्ट इन होते हैं। वो आपसे पूछता है 4 ऑप्शन, भाई कौन सी टाइप और अनमोडिफाइड, क्वालिफाइड, डिस्क्लेमर। आप कहते हैं क्वालिफाइड, फिर पूछेगा मिस स्टेटमेंट के स्कोप लिमिटेशन, आगे मिस स्टेटमेंट। वो फिर कहता है अमाउंट्स क्या है, आप अमाउंट्स ऐड करते हैं, 3-4 और बातें पूछता है, उसके बाद रिपोर्ट सामने है कि नहीं काम। तो ये और भी बड़े काम कर सकते हैं। मटीरियलिटी आपको याद करवाया ना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये रूल लगेगा, प्रॉफिट मेकिंग है तो ये रूल लगेगा, पिछले इस साल में प्रॉफिट आ गया तो प्रॉफिट को बेस बनाना है, लॉस आ गया तो कुछ और करना है, वगैरह वगैरह। प्रैक्टिकली अगर सॉफ्टवेयर बना हुआ है वो मटीरियलिटी भी कैलकुलेट कर देता है। वो आपसे सिर्फ एक चीज पूछता है, इस साल का प्रॉफिट बताओ,
पिछले सालों के प्रॉफिट है कि लॉस वो बताओ, और बस इसके बाद ऑटोमेटिकली मटेरियल कैलकुलेट भी कर देगा। और इससे भी आगे की बात बताऊं, जैसे जैसे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्ट होती है ना, वो बैक एंड पे ऑटोमेटिकली प्रॉफिट जैसे जैसे चेंज होगा मटेरियलिटी साथ साथ रिवाइज करता जाता है। आपको बार बार खुद से नहीं, मटेरियलिटी बार में रिवाइज हो सकते हैं ना, जब पढ़ा था जहां जहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज, वो ऑटोमेटिकली रिवाइज करता रहे, आपकी कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, नहीं फ्यूचर में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट पे, क्योंकि आपको ये पता है असूल, एक असूल ध्यान में रखे, क्या आईटी सिस्टम ह्यूमन चार्टर्ड अकाउंटेंट रिप्लेस कर सकता है? आईटी सिस्टम जितना मर्जी एडवांस हो जाए, बटन तो हमने दबाना है ना, हम बटन दबाएंगे, साइन तो हमारे होंगे ना, बिल्कुल। तो अच्छा, एनालिटिकल प्रोसीजर में बताइए, सेल्स में ऑडिट सॉफ्टवेयर कैसे यूज हो सकता है? कब पिछले साल के साथ कंपेयर कर लें। अब देखें, आईटी सिस्टम आपको यह बता देगा पिछले साल की निस्बत इस साल सेल अनयूजली हाई है कि लो है। अब उसकी रीजनिंग नहीं बताएगा, रीजनिंग तो हमें खुद क्लाइंट से इन्वेस्टिगेट करनी पड़ेगी ना, रीजनिंग तो हमें खुद देखना पड़ेगा। सेल क्लर्क जो है इसने नया घर लिया है, कहाँ से पैसे आए हैं, अब ये सॉफ्टवेयर थोड़ी बता सकता है आपको। सॉफ्टवेयर सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन का एनालिसिस करके दे सकता है, उसकी आगे इन्वेस्टिगेशन तो हम ही ना करने हैं। टू डिटेक्ट लार्ज और अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, सेल्स, एक क्लाइंट का आपको बता रहा हूँ, एक लिस्टेड क्लाइंट था, उसके थे बैंक स्टेटमेंट, और एक सफ़ा बैंक स्टेटमेंट का एक सफ़ा निकलता था ना, उसके ऊपर कोई 50-60 ट्रांजैक्शन होती थी, और उसकी कोई 60 से 70 के करीब पेजेस थे। और मेरा टास्क क्या था, इसमें से बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस है ना, वो आइडेंटिफाई करनी है। और अब गैस कीजिए मैंने कैसे किया होगा, एक एक को स्कैन करके। अच्छा, शुरू में मुझे पहले सफ़े के ऊपर ना 10,000 12,000 की ट्रांजैक्शन भी बड़ी लग रही थी, मैं वो आइडेंटिफाई करता गया। आगे चल के मैंने देखा आगे तो मिलियन की ट्रांजैक्शन आ रही थी, और मैंने कहा इसको छोड़ो। लेकिन अगर यही सॉफ्टवेयर के जरिए से मैं उसको कमांड देता कि टॉप 20 आइटम्स हाईलाइट कर दो, एक्सेल में भी ऑप्शन है ना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, टू स्ट्रेटिफाई एंड सेलेक्ट सैंपल। अब रैंडम स्ट्रेटिफिकेशन पॉपुलेशन की, आप अगर डाटा दिया हुआ है प्रोडक्ट वाइज कॉलम फिल हुए हुए हैं, आप फिल्टर लगाएं, प्रोडक्ट ए की सारी सेल आ जाएगी, फिल्टर लगाएं प्रोडक्ट बी की सारी सेल आ जाएगी। ठीक है, और सैंपल सेलेक्ट करना, अगर रैंडमली सैंपल सेलेक्ट करना हो, सारा डाटा सिस्टम में मौजूद है, वो रैंडम नंबर खुद ही जनरेट कर देगा और खुद ही डाटा भी हमारे सामने आ जाएगा। इवन सिस्टमैटिक सिलेक्शन भी विद इन मिनट्स हो जाएगी। तो ये हमारे काम आ सकता है। अब ये मैंने एग्जांपल दिया आपको सेल सिस्टम में। एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि सेल सिस्टम में ऑडिट सॉफ्टवेयर कैसे हेल्पफुल हो सकता है, बता देंगे। इन 4 पॉइंट को आपने ज़हन में रखना, ये जनरल है, ये हर एरिया में फिट हो जाते हैं। ये वो 4 पॉइंट हैं हर एरिया। मैंने इन्हीं की एप्लीकेशन सेल सिस्टम में भी आपको बता दी। अगर आप इनको पढ़ेंगे ना घर जाके, आप कहेंगे सर यही पॉइंट आपने थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड्स में बता दिए और ऐसे ही किया है। इसी को आप इन्वेंट्री में भी कर सकते हैं, जरा पढ़ लेते हैं। सेल्स सिस्टम में, सेल्स में मैंने आपको बताया डेटर्स और बाज़ औक़ात इन्वेंट्री को भी उसी में ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि इन्वेंट्री सेल होती है। सेल्स, अच्छा जेल में रखिएगा एक अहम चीज, 2-3 अहम चीजें बता रहा हूं आपको। एक, सेल्स में और सेल्स सिस्टम में फर्क है। जब आपसे कहे सेल्स को वेरीफाई करना है तो आपने सिर्फ सेल्स से रिलेटेड प्रोसीजर बताने हैं। जब कहना सेल्स सिस्टम, तो सिस्टम से मुराद होता है ग्रुप, तो उसमें सेल्स के साथ डेटर्स भी आ जाएंगे और इन्वेंट्री भी आ जाएगी, प्रीवियन भी आ जाएगी। इसी तरह परचेजेस सिस्टम में अगर सिर्फ परचेजेस गए तो आपके प्रोसीजर सिर्फ परचेजेस के लिए हो। एक इस चीज का ध्यान रखना है कि उसने सेल्स कहा कि सेल्स सिस्टम कहा। दूसरा इस चीज का ध्यान रखना है मेरे भाई, अहम चीज बता रहा हूँ, बज़ाहिर बेसिक, लेकिन आपको बताया है बड़ा डिसीजन गलत करने से आप फेल होते हैं, छोटे डिसीजन करने से फेल नहीं होते हैं। एग्जाम में आपको ये 5 याद ना, 1 भूल गई, 4 आ गई, इस वजह से आप फेल पास हो जाएंगे। लेकिन अगर उसने कहा बताओ ऑडिट सॉफ्टवेयर सेल्स सिस्टम में, और आपने उसे टेस्ट डाटा की एग्जाम्पल बता दी, फिर आप हारेगा। फिर चाहे एग्जाम्पल सारी बिल्कुल सही हो, तो बड़ा डिसीजन एग्जाम में ठीक करना है। छोटी छोटी गलतियां कोई मसला नहीं है, बड़ी गलती नहीं होनी चाहिए। बड़ी गलती से सोच लें। एक मैंने सर्च पढ़ा था, वो कह रहा था आप एक दिन में, एक आम इंसान एक दिन में 3-3.5 हज़ार डिसीजन करता है, हमें एहसास भी नहीं होता। लेकिन छोटे छोटे बहुत से, वो अहम नहीं है। लेकिन आप पूरे दिन में जो 2-3 सबसे अहम डिसीजन करते हैं ना, वो सबसे अहम, वो सबसे अहम। तो ये जो बड़े डिसीजन, जिंदगी में भी ये ध्यान में रखिए, जो बड़े बड़े डिसीजन है ना वो ठीक है। छोटे छोटे डिसीजन गलत हो जाए कोई मसला नहीं है, बड़ा डिसीजन गलत नहीं होना चाहिए, कम से कम हमारी कोशिश यही। तो ये सेल्स,
कास्ट लिस्ट ऑफ डेटर्स, डेटर्स की लिस्ट को कास्ट करें, ऑडिट सॉफ्टवेयर ये काम करेगा, हमारी जिंदगी आसान होगी। कंपेयर बैलेंस विद लास्ट ईयर, प्रिपरेशन ऑफ एजिंग रिपोर्ट, एनुअल आइटम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ये जो पुराने डेटर्स हैं। अब एजिंग रिपोर्ट कंप्यूटर बड़े आराम से, क्योंकि उसके पास हर सेल इनवाइस की डेट है, हम उसे कहेंगे आउटस्टैंडिंग इनवाइसेस में जो पुरानी है उसकी लिस्ट बना दे। कैलकुलेशन डाटा टर्नओवर रेशो, एनालिटिकल सर्टिफिकेशन एंड सैम्पलिंग ऑफ डेटर्स का। अब इन्वेंट्री सिस्टम में आ जाए, इन्वेंट्री शीट की कॉस्टिंग। अब पता है इन्वेंट्री 50 इन्वेंट्री भी है अगर क्लाइंट की तो उसको टोटल करना पड़ेगा, कॉस्ट को पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर्टिफिकेशन एंड सैंपल सिलेक्शन, प्रोडक्ट वाइज सर्टिफाई कर दो। मंथ रिकैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, FIFO वेटेड एवरेज, एक प्रोडक्ट की भी आपको एक साल की FIFO बेसिस के ऊपर लेजर कार्ड काउंट करना पड़ गया ना, जो हम करते होते थे क्लाइंट में, मैंने बनाया था ये कैलकुलेशन करने के लिए, तो लग पता गया था। ठीक है, वो मैं हर एक का अलग-अलग बनाता रहा पूरा फॉर्मेट, बाद में पता चला वही अगर एक्सेल में आप 4 अलग-अलग कर देना तो एक ही फार्मूला लगाएं सब पे, वो सबका कर लेता कैलकुलेशन सारी। कोई बात नहीं, ऐसी चीजें तजर्बे से ही समझ आती हैं, कोई मसला नहीं। एजिंग रिपोर्ट बना सकते, इधर भी एजिंग रिपोर्ट बनाई थी, इधर भी फर्क क्या है? मैं अगर उससे कहूं, अगर आपका सीनियर आपसे कहे भाई वो वाली इन्वेंट्री आइटम की लिस्ट बनाओ जो पूरे 6 महीने में एक दफा भी सेल नहीं हुई, ये लो। अगर ऑडिट सॉफ्टवेयर नहीं है तो फिर आपको हर इन्वेंट्री का टी काउंट देखना पड़ेगा पिछले 6 महीने में, और अगर ऑडिट सॉफ्टवेयर है कमांड देंगे वो आपको फौरन लिस्ट दे देगा। ये आप कहेंगे ये सारी इन्वेंट्री ऑब्सोलीट है, इसकी प्रोविजन रिकॉर्ड करो, है कि नहीं काम? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो बिल्कुल कैलकुलेट, इधर भी तो थी। लिस्ट आइटम्स नॉट अपीयरिंग इन सेल्स रिपोर्ट ऑफ रिसेंट मंथ, ये प्रोसीजर क्यों परफॉर्म करते हैं ये बताते हैं मुझे। देखते हैं आपके अंदर कितना ऑडिटर की रूह बेदार हुई है। लिस्ट आइटम्स, उस आइटम की लिस्ट दो जो सेल्स रिपोर्ट का मतलब है कि कितनी सेल हुई इस पूरे महीने में, जो सेल्स में नहीं आ रहा, रिसेंट महीनों में। जो प्रोडक्ट्स रिसेंट मंथ में की रिपोर्ट में नहीं आ रही, इसका मतलब है वो रिसेंट मंथ में सेल, ये आपकी ऑब्सोलीट इन्वेंट्री की लिस्ट बनेगी, ऑब्सोलीट इन्वेंट्री की लिस्ट बनेगी। भाई कुछ बात समझ आई? तो ऑडिट सॉफ्टवेयर अच्छा है कि बुरा? फिर वही पार्टनर के हाई कॉस्ट, खास तौर पे इनिशियल सेटअप जब फर्स्ट टाइम खरीदना पड़ेगा। दूसरा मसला कंपैटिबिलिटी, वो दिखला, ये वही मसला जो आपने कहा था कि अगर हम अपना ऑडिट सॉफ्टवेयर क्लाइंट के सॉफ्टवेयर के साथ बिल्ड करें तो उसमें वायरस ट्रांसफर हो सकते हैं, और बाज़ वक़्त कंपैटिबल भी नहीं होता, और कुछ भी ना हो। हमारी विंडो है 64 बिट की, क्लाइंट की 32 बिट की है, वो कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम हो जाती है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है घर से मैं ईमेल भेजना कोई टेस्ट वर्ड पे, अब मैं PDF पे भेजना शुरू कर दिया, पहले मैं वर्ड पे भेजता था तो फॉर्मेटिंग हमेशा आउट हो जाती थी, मैं बड़ा परेशान है। मेरे पास, मैं डाउनलोड करके देखा मेरे पास फॉर्मेटिंग ठीक है, वो कोई हफ्ता 2 हफ्ते हफ्ता रहा, बाद में पता चला कि जो मैं ईमेल भेजता था तो जो टीए था वो ऑनलाइन भी वर्ड का ओपन करने का एक होती है उसके डाक, वो ऑनलाइन उसको ओपन करके डायरेक्ट प्रिंट दिया करता था। मैं कहा कि मैं तो उसको डाउनलोड, ऑनलाइन के लिए डिफरेंट वर्ड का वर्जन यूज होता है, ऑनलाइन वर्जन डिफरेंट होता है, उसमें हमेशा फॉर्मेटिंग आउट हो जाती थी। तो फिर हमने रूल बना लिया, नहीं जब भी टेस्ट आएगा ना डाउनलोड करना है। फिर उसके बाद मैंने इससे भी छुटकारा, मैंने कहा हमेशा भेजूंगा PDF। उसमें ये होता है कभी कभार टेस्ट नंबर या डेट आगे पीछे हो जाए तो वो उसको फिर मैनुअली ठीक करनी पड़ती है, लेकिन फॉर्मेटिंग का इशू नहीं होता। तो डिफरेंट कंपैटिबिलिटी हो सकता है ना, कंपैटिबिलिटी इशू आ जाए क्लाइंट के साथ, तो इसका हल क्या? क्लाइंट ने कहा खबरदार, आखिरी बात कर रहा हूं आज के लेक्चर की, क्लाइंट ने कहा खबरदार, मैं आपका जो एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटीज है या आपका ऑडिट सॉफ्टवेयर, आपका कोई प्रोग्राम अपने सिस्टम के साथ जो मेरा लाइव सिस्टम चल रहा है अटैच नहीं करूंगा, कहीं कोई वायरस ना आ जाए, कंपैटिबिलिटी इशू ना आ जाए, मेरा सिस्टम ना बैठ जाए। स्कोप लिमिटेशन अभी नहीं, हम क्लाइंट से कहेंगे अच्छा फिर ऐसा करो, हल क्या है, क्योंकि इशू जेन्युइन है। नहीं USB नहीं, अपने सिस्टम की एक कॉपी हमें प्रोवाइड कर दें, हम उधर तजर्बा कर, जैसे बैकअप कॉपी नहीं होती, मुझे बताएं सिर्फ डाटा बैकअप होता है कि प्रोग्राम्स भी बैकअप होते हैं? विंडो भी बैकअप हो सकती है ना,
विंडो भी बैकअप, इमेज बन जाता है उसका, तो प्रोग्राम भी हम क्लाइंट से कहते हैं अपने सॉफ्टवेयर एक बैकअप कॉपी दे दो मैं, हम उसके ऊपर टेस्टिंग करते रहेंगे। क्लाइंट कहता है अच्छा जरा मुंह उधर करो, हमने मुंह उधर क्या कहा, ये लो बैकअप कॉपी। अब मुझे ये बताइए क्लाइंट ने क्या किया भला, क्लाइंट ने जैसे बैकअप बनाया ना, उसमें थोड़ी सी ट्रांजैक्शंस को साइड पे कर दिया जो फ्रॉडुलेंट थी, चेंज करके जो लाइव सिस्टम था एग्जैक्टली वो कॉपी नहीं दी। कर सकता कि नहीं कर सकता? हाँ, अब हम कहेंगे नहीं नहीं भाई हमने मुंह उधर नहीं करना, हम इधर देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे हम कि क्या तुम हमें एग्जैक्टली वही कॉपी प्रोवाइड कर रहे हो कि नहीं कर रहे। क्लाइंट फाइल्स एट रिस्क होती है, क्लाइंट की फाइल अगर हम लाइव कॉपीज को चेक करें, लाइव का मतलब ऑनगोइंग सिस्टम को चेक करें, वो क्लाइंट के लिए रिस्की है कि नहीं? इसका इलाज क्या है? क्लाइंट से उसके सिस्टम की बैकअप कॉपी ले लें, लेकिन इसमें भी रिस्क है कि क्लाइंट हमें जेन्युइन कॉपी ना दे, तो हमने मुंह उधर नहीं करना, हमने कहना है हमारे सिस्टम, हमारे सामने सिस्टम की कॉपी बनाओ ताकि हमें पता चले जो कॉपी हमें दी जा रही है ओरिजिनल है। कुछ को समझ आया? अच्छा मुझे बताएं, लेक्चर थोड़ा सा लेंथी था क्योंकि स्टार्ट में बता दिया था पास्ट पेपर भी डिस्कस करना, कोई मुश्किल चीज़ थी? कोई मुश्किल चीज़ नहीं। हाँ, और ये देखिए बिला वजह हम कहते हैं आईटी बड़ा मुश्किल है सब, क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया होता है पहले से आईटी मुश्किल है, बेसिक कंसेप्ट ही बेसिक है, मुश्किल करना चाहे भी तो नहीं। हाँ, थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ता है, ये खास तौर पे हर सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स। चलिए ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म। अच्छा असाइनमेंट, जिसने ये 4 क्वेश्चन कर लिए ना इंशाल्लाह उसका क्वेश्चन तैयार, ये 4 केस वॉल्यूम 2 की, वॉल्यूम 1 की ना कराइएगा, वॉल्यूम 2। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।